Hello friends, my name is Sahil Mittal and welcome to our channel मित्तल एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में और इसको हम एवीएन भी कहते हैं। ये हमारे ऑर्थोपेडिक सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो एवीएन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो बोन के सेल्स होते हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और बोन्स टूटने लगती है। इसको हम ओस्टियोनेक्रोसिस भी कहते हैं। इसके अंदर बोन्स के पास लेक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम हिप जॉइंट की देख रहे हैं। हिप जॉइंट के अंदर जो फीमर है, फीमर का हेड देखिए, इसके ऊपर ब्लड सप्लाई की कमी हो गई, जिसके कारण ये टूटना या डिजेनरेट होना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर शोल्डर जॉइंट पे जो हमारी ह्यूमरस है, ह्यूमरस के अंदर ये देखिए तो नॉर्मल जॉइंट है, ये हमारा एवीएन जॉइंट है वेस्कुलर नेक्रोसिस का। यहाँ पे देखिए जो ये ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई कम हो गई है, ब्लड सप्लाई की कमी आ गई, जिसके कारण जो ह्यूमरस का अपर पार्ट है, जो इसका हेड है, वहाँ पे ये देखिए ये टूटना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट का वापस हम डायग्रामेटिक व्यू देख रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा फीमर है, फीमर का हेड देखिए, यहाँ पे ब्लड सप्लाई, ये नॉर्मल जॉइंट है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई की कमी होगी, जिसके कारण ये डीजेनरेट होना स्टार्ट हो गया, टूटना स्टार्ट हो गया। ठीक। अब आता है फिर हमारे क्लिनिकल फीचर्स, मतलब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं एवीएन के। स्टार्टिंग स्टेज में इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, बट जैसे जैसे ये रोज ये मतलब और ज़्यादा बिगड़ने लगती है, ठीक है, तो उस टाइम में थोड़ा थोड़ा सिम्टम शो करने लगती है। जैसे इसके अंदर क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसमें पेन होता है। जब हम कोई भी वेट उठाएंगे या वेट बियरिंग करेंगे तो उस टाइम हमारे जॉइंट के अंदर पेन होगा, जिस जॉइंट में एवीएन है। अब ये पेन मिल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। ठीक है। जो एवीएन का मोस्ट कॉमन पार्ट है वो हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट से वो थाई या बटक के अंदर भी जा सकती है और अदर एरियाज में नी, हिप, हैंड, शोल्डर, इन सब में भी मिल सकता है। अब हम पढ़ते हैं एवियन के कोजेज, मतलब किस किस कारणों से एवियन हो सकता है। एवियन के बारे में हमने इतना पढ़ा कि जो एवियन है वो ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से होता है। तो ब्लड सप्लाई की कमी किस किस वजह से हो सकती है। इसके अंदर पहला आता है जॉइंट ट्रोमा। जॉइंट ट्रोमा का मतलब जॉइंट में कोई ट्रोमा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे डिसलोकेशन हो गई। अब उसके कारण, उस ट्रोमा के कारण क्या हो सकता है, जॉइंट के पास कोई भी अगर ब्लड वेसल है तो वो रैप्चर हो सकती है। ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे जो आगे जॉइंट है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी। या फिर हम बोन की भी बात कर सकते हैं। बोन के अंदर फ्रैक्चर आ गया, उसकी वजह से उसके आसपास की जो मसल है या उसके आसपास की जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल रैप्चर हो सकती है। उसकी वजह से भी आगे ब्लड सप्लाई की कमी हो सकती है। अब जो दूसरा इसका कॉज है वो क्या होता है, फैटी डिपॉजिट, मतलब हमने एथेरोमा पढ़ा है। अब हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर फैट फैट टिश्यूज, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, मतलब एथेरोमा डिपॉजिट, एथेरोमा बन जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। उस ब्लॉकेज के कारण क्या है, ब्लॉकेज के कारण जो हमारा ब्लड है वो आगे जॉइंट तक ठीक से नहीं जा पाता। ठीक है। जिसकी वजह से हमें एवियन हो सकता है। तीसरा आगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम जानते हैं कि इसके अंदर जो आरबीसी की शेप है वो सिकल टाइप हो जाती है, वो चेंज हो जाती है ड्यू टू एन एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन एफ। ठीक है। इसके अंदर कई बार क्या होता है, वो जो चेंज शेप होती है वो क्या करती है, वो स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर अटक जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर ये मेनली देखने को मिलता है, स्मॉल जॉइंट्स के अंदर। तो जो हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर ये आरबीसी अटक जाती है, जिसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती। तो इन कुछ कॉजेज की वजह से हमें एवियन हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर। तो जो इसका रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर का पहला आता है ट्रोमा। वही जैसा कि हमने कॉजेज में पढ़ा कि अगर हमें कहीं पे ट्रोमा हो गया, फ्रैक्चर में ट्रोमा हो गया या बोन के अंदर ट्रोमा हो गया, तो उसके आसपास की जो भी ब्लड वेसल है वो रैप्चर हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है रैप्चर होगी, पर रैप्चर हो सकती है। ठीक है। तो उसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा सकती, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, एवियन हो सकता है। जो दूसरा है वो है स्टेरॉयड यूज। मतलब इसका कोई अब तक थ्योरेटिकल वो तो नहीं है, पर हम पर ये कहा गया है कि स्टेरॉयड जितना हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमें एवियन हो सकता है, क्योंकि उससे हमारे क्या है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर फैटी टिश्यूज डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा आता है एक्सेसिव एल्कोहल। जो बंदा ज़्यादा एल्कोहल को कंजप्ट करता होगा उसके अंदर भी एवियन होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि अल्कोहल कंजप्ट करने से उसके अंदर फैटी टिश्यू एंड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो कि हमारे ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है, वहाँ पे एथेरोमा फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो चौथा है वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। कुछ एक मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि हम कैंसर की थेरेपी देते हैं, कैंसर में रेडिएशन थेरेपी देते हैं, तो उस रेडिएशन थेरेपी के कारण भी जो हमारी ब्लड वेसल है उसके अंदर रप्चर हो सकता है या फिर वो ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आगे हमारे
ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जाएगी। इसके बाद आता है हमारा प्रिवेंशन, मतलब अब हमें अगर एवीएन होने से रोकना है तो उसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला आता है अल्कोहल इंटेक को हमें लिमिट करना होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल को कम से कम अल्कोहल को हमें इंटेक करना होगा, क्योंकि हमने अभी पहले ही रिस्क फैक्टर में पढ़ा है कि अल्कोहल की वजह से हमें एवीएन हो सकता है। देन आता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल लो, हमें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रखना होगा, ऐसा फूड खाना होगा जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम से कम मात्रा में हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती, वो ब्लॉक कर देता है हमारी ब्लड वेसल्स को। फिर आता है स्टेरॉयड यूज को हमें मॉनिटर करना होगा, मतलब स्टेरॉयड जो हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉयड ड्रग्स होती है वो कम से कम लेनी होती है अपने को, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लेंगे तो एवीएन हो सकता है, एवीएन होने के चांसेस होते हैं। देन हम पढ़ते हैं इसकी डायग्नोसिस, मतलब हम एवीएन जो है एवीएन को कैसे डायग्नोज करेंगे। एवीएन का पहला जो डायग्नोसिस है, पहला डायग्नोसिस आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो डॉक्टर है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करके हमें डायग्नोज करता है। कैसे? इसके अंदर सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, जो हमारा जॉइंट है जहाँ पे पेन हो रहा है उसको प्रेस करके देखता है कि वहाँ पर कोई टेंडरनेस या फिर ज़्यादा पेन तो नहीं है। फिर क्या करता है डॉक्टर, वहाँ पे डॉक्टर उसको डिफरेंट पोजीशंस के अंदर मूव करा के देखता है, अगर मतलब कि वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन में कमी है या नहीं है। ठीक है। दूसरा आता है इमेजिंग टेस्ट, मतलब इसके अंदर सबसे पहला आता है एक्सरे। एक्सरे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि पिछले कुछ एक पीरियड में कितने बोन चेंजेस हुए हैं तो वो हम एक्सरे के अंदर देख सकते हैं। या फिर इसके अंदर आता है एमआरआई। एमआरआई के अंदर क्या होता है कि एमआरआई के अंदर हम एक डिटेल्ड इमेज देख सकते हैं उस पॉइंट की। देन आता है हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसका मेजर गोल क्या होता है ट्रीटमेंट का, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोन लॉस को कम करना है। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है नसेड्स, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अंदर हम पेशेंट को आइब्रोफ्रन भी दे सकते हैं। ये मेनली क्या काम करता है, पेन को कम करने में और इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प कर सकता है, तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। फिर आता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो एवीएन है ये कोलेस्ट्रॉल के कारण भी हो सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स देंगे जिसके कारण उसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट ना हो, क्योंकि अगर वो डिपॉजिट हो जाता है तो वो आगे ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करता है, हमारी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा पाती जॉइंट्स के पास। फिर आता है ब्लड थिनर ड्रग्स, हम पेशेंट को ब्लड थिनर ड्रग्स भी दे सकते हैं। ब्लड थिनर ड्रग्स के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड के क्लॉट को होने से रोकता है, ब्लड को पतला करता है, क्योंकि अगर ब्लड का क्लॉट बन गया तो वो भी हमारे ब्लड सप्लाई को रोक सकता है, अफेक्ट कर सकता है ब्लड वेसल्स के अंदर जॉइंट तक जाने में। फिर आता है एक्सरसाइज, हम पेशेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं ताकि उसकी जो जॉइंट है उसकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो। ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, हम पेशेंट को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो बोन है, जो डैमेज्ड बोन है, वो न्यू बोन सेल्स के थ्रू रिप्लेस हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है इसको हम जॉइंट रिप्लेसमेंट या आर्थ्रोप्लास्टी भी कहते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या होता है आर्थ्रोप्लास्टी में, इसके अंदर हम जो हमारी नॉर्मल जॉइंट होता है जो कि ख़राब हो चुका है या डिजेनरेट हो चुका, उस जॉइंट को हम हमारे आर्टिफिशियल जॉइंट्स, मतलब मेटल्स के जो जॉइंट होते हैं उनसे रिप्लेस करते हैं, जिसके कारण हमारा जॉइंट सही से काम करने लग जाता है, एक अच्छी रेंज ऑफ मोशन तक चला जाता है। तो हम इसके अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट या आर्थ्रोप्लास्टी भी कर सकते हैं। दूसरा आता है बोन ट्रांसप्लांट, या जिसको हम बोन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो हमारी अफेक्टेड बोन है उसको स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो ठीक बोन है उसका कोई पीस लिया और फिर हम जो हमारी अफेक्टेड बोन है उसके ऊपर लगा देते हैं। देन आता है कोर डिकम्प्रेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो हमारी अफेक्टेड बोन है उसके अंदर का पार्ट निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर का पार्ट है वो और अच्छे और न्यू बोन टिश्यूज़, मतलब डैमेज्ड बोन टिश्यूज़ के अलावा जो न्यू बोन टिश्यूज़ है उन्हें फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो एंड देन थैंक यू, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू।